जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी जीडी के इस मॉक टेस्ट साथ। और इससे पहले हम बात करें एसएससी जीडी के जो भी मैंने मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं वो उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल एक और मॉक टेस्ट। पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित विचारकों में से कौन विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखता था? तो इन ऑप्शन के अनुसार ऐसा कौन सा विचारक है जिसने महिला समानता की बात नहीं की? तो वो था आपका ऑप्शन तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अरस्तू और हीगल ऐसे दो दार्शनिक हैं जिन्होंने महिला समानता के बारे में अपना मत नहीं दिया। ठीक है दोस्तों एक चीज़ याद रखना, भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में कब बना है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई 1992 में। याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 और 1992 में प्रोजेक्ट हाथी भी स्टार्ट किया गया था। क्लियर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी जो अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? योगाचार दर्शन किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों एक दर्शन है योगाचार, कौन से धर्म से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है योगाचार दर्शन। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ, ये भी आप याद रखें। दोस्तों बौद्ध धर्म दुनिया का पहला धर्म था जिसने महिला और जो शूद्र हैं इनको धर्म में प्रवेश की अनुमति दी थी। क्लियर। यहाँ पे लिखा गया आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया शैव धर्म, शिव को मानने वाले लोग क्या कहलाते हैं? शैव कहलाते हैं। और दक्षिण भारत में नैनार लोग होते हैं, नैनार लोग जो हैं वो दक्षिण भारत में शैव धर्म को मानते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें दक्षिण भारत में जो अलवार होते हैं ये विष्णु के उपासक होते हैं। अलवार विष्णु के उपासक और नैनार शैव धर्म के उपासक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था? दोस्तों शिक्षा की समाप्ति के बाद जो संस्कार किया जाता था वो था आपका ऑप्शन सी, समापवर्तन संस्कार इसका सही जवाब है। दोस्तों हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा किस सूची का विषय है? दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत शामिल है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो मूलतः शिक्षा राज्य सूची का विषय था। फिर 42वां संविधान संशोधन किया गया, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर हमने समवर्ती सूची में रख दिया। दोस्तों भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को होता है, और एजुकेशन डे जो बर्थ एनिवर्सरी है वो किसकी होती है? दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, और 24 जनवरी को और क्या होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों अभी भारत में तीसरी शिक्षा नीति आई 2020 में, और इसका फॉर्मूला क्या है? 5+3+3+4। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों शिक्षा के लिए भारत में एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क स्टार्ट किया गया है। क्रेडिट फ्रेमवर्क ये स्टार्ट किया गया भारत में, और शिक्षा मंत्रालय ने भारत का पहला नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क स्टार्ट किया है। आप याद रखना, शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र सिंह प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो मगध साम्राज्य में श्रेणिक की उपाधि किसे मिली? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिंबिसार ने श्रेणिक की उपाधि धारण की है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों हर्यक वंश के राजा हैं, और अजातशत्रु ने उपाधि धारण की थी कुणिक की उपाधि अजातशत्रु के द्वारा धारण की गई है, ये आप याद रखें। यहाँ पे लिखा गया बिंदुसार मौर्य वंश का राजा है और सम्राट अशोक के पिताजी हैं बिंदुसार, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सतसहसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? सतसहसारिका सूत्र की रचना, दोस्तों ये जो ग्रंथ लिखा गया ये किसने लिखा था? नागार्जुन ने। ऑप्शन बी, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया। दोस्तों जो नागार्जुन है इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है।
भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है, ये आप याद रखिएगा। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। यहाँ पे लिखा गया अश्वघोष। आपके लिए प्रश्न है कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, ये आपको कमेंट में बताना है। अश्वघोष किसके दरबारी थे? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, क्या कहा गया है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी? दोस्तों सिजदा का मतलब है कि आप सिर को झुका के आएंगे, और पैबोस का मतलब है आप सुल्तान या जो राजा है उसके पैरों को चूमेंगे। तो ये जो पद्धति स्टार्ट की, ये जो प्रथा स्टार्ट की गई थी, वो बलबन के द्वारा स्टार्ट की गई है। ऑप्शन बी बलबन। दोस्तों बलबन, इसे उलूग खां की उपाधि भी दी गई है। नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा उलूग खां की उपाधि दी गई, और बलबन स्वयं को जिले इलाही भी कहता है। बलबन ने अपने आप को क्या कहा? जिले इलाही या नायब खुदाई अपने आप को कहता है, ये द शैडो ऑफ गॉड, ये बलबन ने कहा है। दोस्तों बलबन ने एक त्यौहार भारत में स्टार्ट करवाया था जिसका नाम है नवरोज। पारसी समुदाय का त्यौहार है नवरोज। और बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी स्टार्ट की थी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मतलब लोह और रक्त की नीति किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वो बलबन के द्वारा ही शुरू की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश, इसने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था भारत के अंदर। इक्ता प्रणाली भारत में जो शुरू की वो इल्तुतमिश ने की। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है। वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का वो इल्तुतमिश है। और इसने कॉपर का जीतल चलवाया था, जीतल जो कि कॉपर का था, और चांदी का टंका, चांदी का टंका दो जो सिक्के थे वो इसने स्टार्ट किए थे। और कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी है। 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था। क्लियर। यहाँ पे लिखा गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है, और इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसी ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका इंतकाल हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न राजपूत राज्यों में कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था? तो दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जो ब्रिटिश संधि के द्वारा राजनीतिक प्रभाव में आया? ऑप्शन ए करौली। करौली जो कि राजस्थान का एक शहर है, वो जो था संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था। दोस्तों यहाँ पे बात करें हम जयपुर की। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भारत का पेरिस कहा गया है जयपुर को। भारत का पेरिस कहा गया है जयपुर को। भारत की पिंक सिटी, गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर की स्थापना सन 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। याद रखना 1727 में जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई है। यहाँ पे लिखा गया है बीकानेर। दोस्तों बीकानेर में भारत का केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी है, बीकानेर। जोधपुर केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है आपका जोधपुर में, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा इसके बारे में। राजस्थान में का है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए करौली। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों पहले तो आपको जानना है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू क्यों हुआ था, क्या कारण था कि भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ। दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किस तरह से हुआ कि पूर्वी भाग में जो मुस्लिम थे उनके, और पश्चिमी भाग में जो हिंदू थे इनको बीच में से बांट दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर किया जा सके। तो बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने जो आंदोलन चलाया था वो था स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। इसका मतलब क्या था कि जो विदेशी वस्तुएं हैं या जो अंग्रेजों के द्वारा जो वस्तुएं भारत में बेची जाती थी उनका बहिष्कार करें, और जो देश में बनी हुई वस्तुएं हैं आप उनका प्रयोग करें। तो इसका मतलब क्या है? तो विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट किया गया था स्वदेशी आंदोलन। क्लियर। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, एक दिवस मनाया गया था जिसका नाम था हथकरघा दिवस। ये कब होता है भारत में? हथकरघा दिवस भारत में कब होता है? ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम
किसने बनाई थी? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान जो पेंटिंग ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित थी वो बनाई थी जोसेफ नोएल पैटन ने। जोसेफ नोएल पैटन इसका सही जवाब है। दोस्तों हम बात करें 1857 की क्रांति के बारे में, तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को स्टार्ट हो चुकी थी और ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी। उत्तर प्रदेश का शहर है मेरठ, मेरठ से स्टार्ट हुई। और जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई तो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे, याद रखिएगा। और दोस्तों 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका कमल का फूल और चपाती, फूल और चपाती इसका प्रतीक चिन्ह बताया गया है और ये आप याद रखिएगा। दोस्तों 1857 की क्रांति के ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ये किताब लिखी गई है 1857 की क्रांति पर। और ये लिखी किसने है? दोस्तों ये किताब लिखी है आपकी बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों आपके लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो 1857 का विद्रोह था इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिजरेली के द्वारा इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहा गया है? मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में, मई 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और अफगान सेनापति तातार खां व नसीब खां के बीच लड़ा गया था। तातार खां जो अफगान सेना का सेनापति है और नसीब खां इनके बीच में हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इस युद्ध का परिणाम हुआ कि हुमायूं को या मुगलों को पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार करने का अवसर मिल गया और साथ साथ जो मुगलों का खोया हुआ राज्य था वो धीरे धीरे इनको मिलने लगा था। तो आप याद रखिएगा मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये पंजाब में लुधियाना के पास एक जगह है मच्छीवाड़ा, सतलज नदी के किनारे, वहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। हुमायूं के बारे में एक चीज़ याद रखना, हुमायूं नामा लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं नामा किसने लिखी है? दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई। और हुमायूं ने दिल्ली में एक नगर की स्थापना भी की थी, वो नगर था आपका दीनपनाह। दीनपनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने। और हुमायूं की मृत्यु इसी दीनपनाह नगर की जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 11 इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई? दोस्तों इलाहाबाद की पहली संधि जो हुई ये किसके बीच हुई हमें बताना है। तो आपको बताऊं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बक्सर का युद्ध हुआ था। दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 में, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध के दौरान लॉर्ड जो क्लाइव है और शाह आलम द्वितीय है, बक्सर के युद्ध के दौरान पहली संधि हुई इलाहाबाद की। और इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी 12 अगस्त सन 1765 को। 12 अगस्त सन 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई। और ये संधि किस किस के बीच हुई थी? ये संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। क्लियर? दोनों आप याद रखिएगा, इलाहाबाद की पहली संधि। दोस्तों इलाहाबाद को संगम नगरी भी कहा जाता है और एबोर्ड ऑफ गॉड भगवान का घर भी कहा गया इलाहाबाद को। और इलाहाबाद का नया नाम क्या रख दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? प्रयागराज। प्रयागराज नाम है इलाहाबाद का। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? दोस्तों मुस्लिम लीग का जो मुक्ति दिवस है ये कब मनाया गया था, ये क्यों मनाया गया? तो सबसे पहले जाने, जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल पद से कांग्रेस के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया तो इसी दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। यह आप याद रखें। ऑप्शन बी, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। दोस्तों हम बात करें मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी ढाका में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किसके नेतृत्व में? सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में और आगा खां के नेतृत्व में। दो व्यक्ति प्रोमिनेंट हैं इसमें, एक सलीम उल्लाह खां और एक आगा खां। इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और मुस्लिम लीग का पहला सेशन हुआ था 1907 में कराची में। और 1913 में जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये मुस्लिम लीग से जुड़ चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना ये जो मुस्लिम लीग का सदस्य बना वो 1913 में बना था। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों मुस्लिम लीग जो है इसका संविधान किसने लिखा? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मुस्लिम लीग का संविधान लिखा था। और मुस्लिम लीग के संविधान को द ग्रीन बुक कहा जाता है। और यही ग्रीन बुक आज के समय पाकिस्तान का संविधान है, याद रखिएगा। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से उसके सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। अगले प्रश्न की ओर।
सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य तो है हैदराबाद, लेकिन आपको इससे पूछा गया है कि दूसरा कौन था, तो दूसरा राज्य था आपका मैसूर। जो सब्सिडरी अलायंस थी, लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी सन 1798 ईस्वी में। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो क्षेत्र है वो है हैदराबाद, और दूसरा कौन था आपका, वो है आपका मैसूर। दोनों आप याद रखें, सन 1798 में बेलेजली के द्वारा ये शुरू की गई थी। दोस्तों हम बात करें मैसूर में, तो मैसूर में आपको एक अनुसंधान संस्थान याद रखना है, भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है, तो भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान ये मिलेगा आपको मैसूर में, और मैसूर जो जगह है ये कर्नाटक में है, याद रखना कर्नाटक में जगह है मैसूर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका अवध। दोस्तों 1856 में अवध को मेल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते, कुशासन के चलते, जो लॉर्ड डलहौजी है इसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। 1856 में अवध को कैप्चर किया गया था और इस पे आरोप लगाया गया था कुशासन का, मतलब यहाँ का जो राजा नवाब या जो भी यहाँ पे शासन करता था वो शासन योग्य नहीं है, इसलिए इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, याद रखना, और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में। 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जब हैदराबाद रियासत को एक सैन्य कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया था। हैदराबाद में आप याद रखना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी है, और राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी हैदराबाद में है, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र भी हैदराबाद में है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर ये भी हैदराबाद में है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। नवकालेवारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों नवकालेवारा एक हिंदू त्योहार है और ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा में और भी त्योहार हैं, जैसे पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, जैसे राजा परवा। राजा परवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में, राजा परवा। और ठकुरानी यात्रा, ठकुरानी यात्रा ये भी उड़ीसा का त्यौहार है। इसके अतिरिक्त बाली यात्रा ये भी बहुत आता है एग्जाम में। बाली यात्रा कहाँ का त्यौहार है, तो बाली यात्रा भी उड़ीसा का है। एक और इम्पोर्टेंट नुआखाई ज्वार, नुआखाई ज्वार ये किस राज्य का त्यौहार है, ये भी उड़ीसा का त्यौहार है। तो सारे आप याद रखें। दोस्तों उड़ीसा में 2 ही टाइगर रिजर्व हैं, एक सिमलीपाल और एक सतकोसिया। उड़ीसा में 2 ही टाइगर रिजर्व हैं, एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और एक है आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में चिल्का झील भी मिलेगी, और चिल्का झील जो है ये किसके डेल्टा पर बनी है? दोस्तों चिल्का झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है जो खारे पानी की है, और सबसे बड़ी कोस्टल लेक भी है। लैगून झील है चिल्का झील, कौन सी नदी के डेल्टा पर है? महानदी के डेल्टा पर, महानदी के डेल्टा पर, याद रखिएगा। दोस्तों उड़ीसा में गहीरमाथा बीच भी है, गहीरमाथा बीच। और गहीरमाथा बीच जो है वो ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। कछुओं की विशेष प्रकार की प्रजाति है ओलिव रिडले, ये मिलेंगे गहीरमाथा बीच पर उड़ीसा में, याद रखिएगा। दोस्तों उड़ीसा में एक चीज़ आप और याद रखें, भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये मैंग्रोव क्षेत्र भी है और एक नेशनल पार्क भी है, और यहाँ पर पाया जाता है खारे पानी का मगरमच्छ। भीतरकनिका नेशनल पार्क खारे पानी का मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा में। यहाँ पे लिखा गया असम। असम के कुछ डांस है, जैसे तबल चोंगली कहाँ का डांस है? असम का डांस है तबल चोंगली। और इसके साथ साथ बिहू डांस किया जाता है असम में, बिहू। खेल गोपाल, कली गोपाल ये असम के डांस हैं, खेल गोपाल और कली गोपाल। बुगुरुम्बा डांस असम में किया जाता है। झूमुर, झूमुर भी असम का डांस है, और झूमुर लोग कौन करता है? चाय के बागानों में काम करने वाले जो लोग हैं वो झूमुर करते हैं। उसके बाद में असम का एक क्लासिकल डांस भी है सतरिया। सतरिया क्लासिकल डांस ये असम का है, और इसको शुरू किया था शंकर देव ने। शंकर देव के द्वारा सतरिया डांस को इंट्रोड्यूस किया गया है, याद रखिएगा। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। मानस नेशनल पार्क असम में है, मानस नेशनल पार्क असम। नामेरी नेशनल पार्क असम में है। ओरांग नेशनल पार्क असम में है, और असम में मिलेगा रायमना नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम में है। और दोस्तों असम में एक द्वीप भी है, माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, रिवराइन आइलैंड है, वो माजुली है, और माजुली को 2015-16 में जिले का दर्जा भी दे दिया गया है। माजुली भारत का एकमात्र जिला है जो द्वीपीय है, याद रखिएगा। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सिक्किम लिखा गया है दोस्तों, सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का सह राज्य बना था। 36वें, सॉरी पूर्ण राज्य, सह राज्य नहीं पूर्ण राज्य है।
तो 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी सिक्किम में रहती है, याद रखिएगा। और सिक्किम में माउंट कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है जो लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा, याद रखना। और दोस्तों सिक्किम का नया साल क्या है? लूसूंग। सिक्किम का नया साल क्या है? लूसूंग सिक्किम का नया साल है। और सिक्किम का एक डांस याद रखना, सिंगी छम। सिंगी छम डांस कहाँ किया जाता है? तो वो सिक्किम में किया जाता है। सिक्किम की 3 जनजातियां लेपचा, भूटिया और लिम्बू। लेपचा, भूटिया और लिम्बू जनजातियां भारत में कहाँ पर रहती हैं? तो सिक्किम में ही तो रहती हैं, ये आप याद रखिएगा। सिक्किम में लोकसभा की एक ही सीट है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल लिखा गया। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये आप याद रखना। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर दोनों कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो गोरुमारा नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। और जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? जल्दापारा नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नवकालेवारा उत्सव उड़ीसा में होता है, याद रखना, उड़ीसा। अगला प्रश्न, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम की एक लैंग्वेज है जावा, और जावा को बनाने वाला वैज्ञानिक है जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग, याद रखिएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बारालाचाला दर्रा निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? दोस्तों बारालाचाला दर्रा जो है ये कहाँ पर है? तो 16 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। एक बार मैं आपको भारत के दर्रे याद कराता हूँ, एक मैप दिखाता हूँ। दोस्तों ये एक मैप है जिसमें भारत के दर्रे दर्शाए गए हैं। तो एक बार दोबारा देखते हैं इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आपको इस पर दिख रहा होगा। तो यहाँ देखें, सबसे पहले लद्दाख वाले क्षेत्र में यहाँ आते हैं हम। ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये लद्दाख। अब लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? तो लद्दाख में ये तो कुछ ऊपर देखें, ये वाला, ये थोड़े पीओके वाले क्षेत्र में चले जाते हैं जो विवादास्पद है। तो यहाँ देखें लद्दाख में अघिल पास, अघिल दर्रा कहाँ पर है? तो लद्दाख में ही है अघिल दर्रा, ये हो गया आपका अघिल। उसके बाद में ललखना दर्रा, ये आपका ललखना है। पेंसिला दर्रा, चांगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा, उसके बाद में है आपका इमिसला, इमिसला दर्रा, ये आपका इमिसला है, ये लद्दाख का ही है। और नीचे फिर आ जाते हैं इधर हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये है आपका हिमाचल प्रदेश, जो मैंने एक ये सर्कल बनाया है, ये हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे ये है, बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में देवसा पास, देवसा दर्रा। उसके बाद में रोहतांग पास, रोहतांग पास में ही अटल सुरंग बनी है, याद रखना। और यह है आपका सिपकिला दर्रा। दोस्तों ये है आपका सिपकिला, ये आपको दिख रहा होगा नीचे सिपकिला। और सिपकिला दर्रे से ही भारत में एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है सतलुज नदी, याद रखना। सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में आती है? तो सिपकिला दर्रे से। नीचे उत्तराखंड में चलते हैं, उत्तराखंड के कौन कौन से दर्रे हैं? तो ये है हमारा उत्तराखंड, ये वाला भाग जो मैंने सर्कल बनाया है, ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में देखें, ये है आपका माना दर्रा, माना। दोस्तों माना जो है भारत का अंतिम गांव भी है। माना के बाद में यह आपका नीति दर्रा, नीति दर्रा के बाद में यह आपका लिपुलेख दर्रा, और यह आपका ट्रेल पास, ये भी आप याद रखें। नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। तो ये आप देख रहे होंगे चिकन नेक ऑफ इंडिया, ये आपका चिकन नेक ऑफ इंडिया है जहाँ मैंने ये रंगा है, ये चिकन नेक बोलते हैं इसको हम। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आता है यहाँ पे। तो ये है आपका सिक्किम। तो सिक्किम में कौन कौन से हैं? सिक्किम में नाथुला दर्रा, ये आपका नाथुला है। और सिक्किम में ही मिलेगा जेलेपला दर्रा। क्लियर? उसके बाद में आपका यहाँ आ जाए अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो भाग है ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, ये वाला भाग। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? जैसे दिहांग दर्रा, उसके बाद में आपका दीफम दर्रा, उसके बाद में आपका कुमजोंग दर्रा, उसके बाद में चंकम दर्रा, उसके बाद में लेखापानी दर्रा, और यह है हंगपन दर्रा। और उसके बाद में ये ऊपर उत्तर में यह आपका यांगयाप दर्रा, ये आप याद रखिएगा। ये सारे दर्रे हैं आपके भारत के। और भी दर्रे हैं आपको बताता हूँ, जैसे वेस्टर्न घाट पे आते हैं। तो वेस्टर्न घाट पे जैसे कुछ दर्रे हैं आपके, कस्तार दर्रा, असीरगढ़ फोर्ट, ये आप मध्य प्रदेश में देखो असीरगढ़, ये मध्य प्रदेश है, ये भारत में ये। और यहाँ पे एक दर्रा है असीरगढ़, ये आप याद ना, असीरगढ़ का दर्रा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और भारत में जब आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको इसी दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, असीरगढ़ फोर्ट से। उसके बाद में ये आपका भोरघाट दर्रा लिखा गया है।
नन्हे घाट दर्रा लिखा गया है, कुंभरली घाट लिखा गया है, और सबसे नीचे आप नीचे पहुंचेंगे तो ये है आपका पाल घाट। ये है पाल घाट दर्रा, ये कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। हालांकि केरल में है पाल घाट, कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला दर्रा है, याद रखना। दोस्तों भारत में दर्रों की भूमि किसे कहा गया? लद्दाख को भारत में दर्रों की भूमि कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। बारालाचाला दर्रा ये कहाँ पर है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हुआ? लद्दाख ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क भी है। जम्मू कश्मीर में दाचिगाम, किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी बतानी है तो इसकी सही जवाब क्या होगा? 17 का ऑप्शन डी, प्रिटोरिया। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। आपको एक मैप दिखाता हूँ, अफ्रीका का मैप, ये जो येलो कलर वाला है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका प्रिटोरिया, ये प्रिटोरिया है। इसके नीचे यह है ब्लूमफोंटेन, ब्लूमफोंटेन इसकी न्यायिक राजधानी है। और यह आपका केप टाउन, केप टाउन इसकी जो है वो कैसी राजधानी है? वो इसकी संसदीय विधायी राजधानी है। तो विधायी राजधानी केप टाउन है, न्यायिक राजधानी ब्लूमफोंटेन है, और प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है, याद रखना। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को रैंड कहा जाता है। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। दोस्तों अफ्रीका का गांधी किसे कहा गया? तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और मंडेला की आत्मकथा का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बहुत आती है एग्जाम में, आप इसको याद रखना। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा का नाम है? मंडेला की आत्मकथा का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। क्लियर? चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। नेक्स्ट प्रश्न, उमियम झील भारत में कहाँ पर है? दोस्तों उमियम झील भारत में है मेघालय में। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मेघालय में उमियम झील है। दोस्तों मेघालय का एक डांस याद रखना, लाहो। लाहो डांस किस राज्य में किया जाता है? तो मेघालय का डांस है लाहो, ये बड़ा फेमस है, पूछ लेता है एग्जाम में। और इसके साथ मैं बताऊं मेघालय बना था 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना की गई। मेघालय का एक त्यौहार है वांगला। वांगला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। नोंगक्रेम त्यौहार भी होता है मेघालय में। और ये एक चीज़ आप याद रखें, मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी और जयंती पहाड़ी हैं। और इसका यही क्रम आपको याद रखना है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है गारो खासी जयंतियाँ। दोस्तों मिजोरम, मिजोरम का एक डांस याद रखना, चेराम डांस। भारत में चेराम डांस कहाँ पर किया जाता है? मिजोरम। चेराम नृत्य किया जाता है। और मिजोरम में दम्पा टाइगर रिजर्व भी है, दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है मणिपुर। दोस्तों मणिपुर में लोकटक झील है। और लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये आप याद रखिएगा। और लोकटक झील पर एक नेशनल पार्क है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये भारत में कहाँ पर है? तो मणिपुर में, लोकटक झील पर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा है अंग्रेजी, ये आप याद रखिएगा। और नागालैंड में एक नेशनल पार्क है इंटांकी नेशनल पार्क, इंटांकी नेशनल पार्क इन नागालैंड। और नागालैंड का एक त्यौहार याद रखना, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नेशनल पार्क कहाँ पर है? सॉरी हॉर्नबिल त्यौहार, नेशनल पार्क नहीं त्यौहार है, तो नागालैंड का त्यौहार है। नागालैंड को द लैंड ऑफ वॉरियर कहा जाता है, द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। और नागालैंड में एक त्यौहार और याद रखेंगे, एहोलिंग। एहोलिंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। दोस्तों 2011 की जनगणना हुई और इसमें किस राज्य में माइनस में जनसंख्या पहुँच चुकी थी? तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर थी आपकी नागालैंड की। 2011 में जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी थी नागालैंड में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशक और तेल व विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करना क्या कहलाता है? दोस्तों समुद्र के ऐसे क्षेत्र जो किसी तरह से प्रदूषित हो गए हैं, जैसे तेल के रिसाव से, विलायकों के प्रदूषण से या पीड़कनाशियों के प्रदूषक से, तो उसको शुद्ध करना जैविक उपचार कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जैविक उपचार। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया समुद्र। क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में। गोवा की राजधानी पणजी में है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। ठीक है दोस्तों। और आपको एक चीज़ बता दूं, भारत में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी, NIOT बोलते हैं इसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, और ये चेन्नई में मिलेगा आपको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी वो चेन्नई में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? दोस्तों रबड़ और सिनकोना जो वनस्पति है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों रबड़ की बात करें तो रबड़ जो है ये लेटेक्स ऑफ द प्लांट से निकाली जाती है। लेटेक्स ऑफ द प्लांट, रबर का जो दूध होता है उसके तने से निकलने से लेटेक्स कहा जाता है। और रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें मिलाते हैं सल्फर, और रबर में सल्फर मिलाने की क्रिया वल्कनाइजेशन कहलाती है। वल्कनीकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें रबड़ को मजबूती देने के लिए सल्फर मिलाया जाता है, वो वल्कनाइजेशन होती है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारत में रबर बोर्ड है और रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारत में रबर बोर्ड का मुख्यालय है कोट्टायम में। केरल का एक शहर है कोट्टायम, यहाँ पर रबर बोर्ड का मुख्यालय है, याद रखना। वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा रबर होती है जैसे थाईलैंड में, मलेशिया में, इनमें सबसे ज़्यादा रबर होती है। सिनकोना लिखा गया है। दोस्तों सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है मलेरिया उपचार की औषधि बनाने में। तो मलेरिया की औषधि बनाने में कौन से वृक्ष की छाल का प्रयोग होता है? वो है सिनकोना की छाल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ।